I'm not going anywhere, and I'm trying to help as many people I can do possibly. देखिए, कोविड-19 जो है इट्स ए वेरी सीरियस वायरस। जब ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर और आज के सिनेरियो में काफ़ी चेंज हो चुके हैं इसमें। जी म्यूटेशन होने के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जो कहानी 2019 दिसंबर में थी और 2020 दिसंबर में थी जी और आज अप्रैल में काफ़ी चेंज हो चुके हैं इसमें। तो वायरस में चेंज होने की वजह से हमारे कंट्री की पॉपुलेशन पे स्पेशली यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और सिवियरिटी काफ़ी क्विक हो रही है, काफ़ी रैपिड हो रही है। स्पेशली जो यंग पीपल हैं बिटवीन 25 से 35 साल के बीच की उम्र का, उनको काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत रैपिडली उनका डिजीज़ प्रोग्रेस हो जा रही है उनको। जी लंग इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जा रहा है उनको। सेम थिंग फॉर द एल्डर पीपल, जहाँ पर लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ये लोग भी काफ़ी जल्दी अफेक्ट हो रहे हैं। जी सर। तो जो लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल हैव टू टेक वेरी सीरियसली। जहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटी है, कोशिश किया जाए कि कम से कम लोगों से मिला हो। लगा मिलना है लोगों से तो अपना मास्क पहन के बराबर से डिस्टेंस मेंटेन करके बात किया जाए उसको। और अवॉइड कीजिए कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता कम से कम आप घर से बाहर निकलें और प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जाए। क्योंकि अभी जो कंडीशंस है, एक चीज़ ये है कि ये एयर में भी फैल चुका है काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े सिटियों में बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। आप किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, आप घर में भी हैं, तब भी आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। तो बाहर की ओपन स्पेस में भी आपको बहुत केयरफुली होना है और बहुत ज़रूरी है कि थिंग्स आप टेक केयर करें उसको। जी सर। सो दैट गिव्स अस अ फेयर आइडिया कि क्या सिवियरिटी है। बट सर सिम्टम्स, जैसे हमने पहले भी मेंशन, हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण हैं। तो कुछ ऐसा हम जी। कॉमन सिम्टम्स का एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये तो लगभग सब में होगा। हाँ, जो आज की जो करंट सिनेरियो की जो नया वायरस का म्यूटेशन है, उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को स्टार्टिंग आई पेन शुरू होता है, हेडेक शुरू होता है। उनको लगता है कि हेडेक नॉर्मल है, बट एक्चुअली हेडेक नॉर्मल नहीं है, इट्स अ वेरी अर्ली इंडिकेशन कि आप शायद कोविड के शिकार हो चुके हैं। ओके। तो हेडेक। और लाइक हल्का बॉडी में फीवरिश होती है, लगता है, उनको लगता है कि क्रोसिन डालेंगे ठीक हो जाएगा। पर वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। आपको यदि फीवर बढ़ जा रहा है 99, 90, 100 के ऊपर भी चला जा रहा है फीवर, आज आया, आज आपने क्रोसिन लिया, कल भी आया, तो ये अर्ली सिम्टम साइंस हैं कि जिससे आपको केयरफुल होना चाहिए कि हो सकता है आपको कोविड हो और नेगलेक्ट नहीं करना है उसको। जी सर। फीवर सर। आपको बढ़ने नहीं देना है। जी। जी सर। उसके अलावा दूसरे इश्यूज हैं जो अपन हम लोग बात करते हैं कि कोविड में लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नॉर्मली दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल गेट टू सी आफ्टर 4 से 5 दिन के बाद ही, वो इमीडिएटली नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आज वायरस का अटैक आया और उसको आज ही से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। ओके। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में वायरस एंटर करने के बाद में उसकी प्रोग्रेशन बढ़ती है, मल्टीप्लाई होता है वो। जब एक मल्टीप्लाई लिमिट बढ़ जाती है, उसके बाद ही उसके लंग्स अफेक्ट होने शुरू होते हैं। और जब लंग्स अफेक्ट होने शुरू होते हैं और जब लंग्स की सीवियरिटी बढ़ जाती है, अफेक्ट बढ़ जाता है, तो उनको ऑक्सीजन के सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है। शुरू के स्टेज में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो आफ्टर डे 5 प्रॉब्लम नॉर्मली शुरू 4 होती टू है। 5 डेज इज आइडियल दैट पीपल सी। बट आपको यदि घर में किसी के पास है, आपकी सोसाइटी में जहाँ रहते हैं आप, वहाँ पर किसी से आप टच आया या आपको आपके फ्लोर में जहाँ रहते हैं आपको लगता है जैसे आपको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जी तो आपको उसको ढीले में नहीं ले सकते हैं। आपको केयरफुली रहना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और साथ में यदि आपको पॉसिबिलिटी है टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग भी करा सकते हैं उसके लिए, सर, और इस कॉल पे आगे ले जा सकते आई वांटेड टू आस्क कि आजकल एक ये सेल्फ टेस्टिंग किट आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, बट कितनी इफेक्टिव है वो सेल्फ टेस्टिंग किट और उसमें क्या है हैं। इस। इट इज कॉल्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि आप सलाइवा भी डाल सकते हैं उसमें और उसको टेस्ट हम्म। डिटेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और उसमें फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। नॉर्मली 40% फॉल्स नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से आप यदि पॉजिटिव भी हैं तो वो तो भी आपका नेगेटिव डिटेक्शन आएगा। मिस हो सकता है। हम्म। बट सर आरटीपीसीआर में भी कुछ केसेस में नेगेटिव आ रहा है, बट बाद में पता चल रहा है वो पॉजिटिव थे, सो वो क्यों हो रहा है? आरटीपीसीआर एक्चुअली क्या होता है, ये जो आरटीपीसीआर की जो भी डिफाइन होती हैं, जो जो चीज़ें बनती हैं, जी। ये सब चीज़ें वायरस के स्ट्रेन से डिवाइड होती हैं और जो एंजाइम इस पर कोड किया जाता है आरटीपीसीआर किट में, वो उस वायरस के स्ट्रेन की जीन से बनाया जाता है। तो हम्म। जितना उसका इसकी सेंसिटिविटी होगी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पर। ओके। लेकिन जो अभी नया जो वायरस आया हुआ है उसका अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी पुराने आरटीपीसीआर के किट्स अवेलेबल हैं उसमें ओल्ड वायरस की स्टोरी है। तो इफ इज अ न्यू वायरस इफेक्ट हो सकता है तो आपको वो शायद डिटेक्ट ना हो। जो ओके। भी नया वायरस का जो स्ट्रेन चल रहा है ड्यूअल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन का, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और ये जो पेशेंट को डिटेक्ट नहीं हो रहा है वो लोग काफ़ी सीरियस हो जा रहे हैं जल्दी से।
तो खाली आरटीपीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट लेके आप सोचते हैं कि आपको वायरस नहीं है। हाँ, तो सर मैं ये कह रही थी कि जैसे नया वायरस जो है वो कई टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसका डायग्नोसिस का तो आई एम गेसिंग कोई तरीका है ही नहीं। तरीका उसका यही है कि जो नई किट जब आएंगी, जो अभी नया किट, जो नया लॉट्स आएंगे, उस कंडीशंस में आपको इसमें वायरस का एंजाइम कोड हो जाएगा जो उसको रिएक्टिव होगा। तो उसके अच्छा, बाद में आपको ये डिटेक्शन आना शुरू हो जाएगा। पर वो कब आएंगी सर? मे बी 4 मंथ्स, 4-5 मंथ्स, बिकॉज इंडस्ट्री को डेवलप करने में टाइम लगता है आने के हम्म, लिए। पर हम्म, खाली एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपका आरटीपीसीआर के लिए आज की डेट में जितना कियोस चल रहा है कि जी पेशेंट का स्ट्रेस दिया तो एक हफ्ते पर रिपोर्ट आ रही है, और जब जी। तक पेशेंट सीरियस हो जा रहा है तो उसका हम वेट नहीं कर सकते हैं। हम्म, जब आप आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, यदि आपको पॉसिबिलिटी है हॉस्पिटल में, आप सीटी स्कैन करा लीजिए आप। सीटी ओके। स्कैन पॉसिबिलिटी नहीं, एक्स-रे करा लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ अफेक्ट है या नहीं है। यदि अफेक्ट अच्छा, नहीं है तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है उसके लिए, और ओके अफेक्ट है सर। तो आपको मालूम है आपको क्या करना है उसके लिए। सर मुझे एक बात बताइए, आपने सीटी स्कैन बोला, सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए? बिकॉज राइट नाउ इवन द लेबोरेटरीज आर ओवर क्लटर्ड, बहुत लोग भाग रहे हैं एंड कईयों को तो आई थिंक जरूरत भी नहीं है, सो लाइक कब करवाना सही है और उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए सीटी? कहते हैं कि किसको ज़रूरत है या किसको ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि पेशेंट की सिम्प्टोमेटिक डिपेंड करता है। यदि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट पार्ट, हम्म, तो उन पेशेंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और वो लोग में रिस्पॉन्ड भी नहीं, उन लोग आते भी नहीं है हॉस्पिटल के लिए। ओके। जो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो गया है, जिसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उसको लगता है कि बॉडी बहुत वीक हो रही है, तो वो पेशेंट को सीटी स्कैन या कुछ भी एक्सरे का इमेजिंग कराना चाहिए उनको। सीटी स्कैन पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने के लिए जो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं जी। आपको बताने के लिए, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट सीटी स्कैन रीड नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे में आपको देखने में मालूम पड़ जाएगा, कोई भी जनरल फिजिशियन एक्सरे देख के आपको बता सकता है कि आपको क्या अफेक्ट हुआ है वायरस का, और आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी चालू हो जाए उसके लिए। जी सर। सर अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क वाज, अभी हॉस्पिटल्स कोलैप्स हो गए हैं, जगह बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही, तो इन केस अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता है, सो व्हाट कैन दे डू एट होम? दैट इज अ क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। अभी क्या होता है, देखिए प्रायोरिटीज होती हैं कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट है। हम्म, जिस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो गया है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, फॉर एग्जांपल, डिफरेंट क्राइटेरिया वी विल से, फॉर ओके। एग्जांपल किसी का ऑक्सीजन लेवल 60 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म, उस कंडीशंस को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट के लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और दे शुड बी अटेंड ऑन वेरी हाई प्रायोरिटी। ओके उनको सर। उनको आईसीयू बेड की रिक्वायरमेंट होती है। जिन किसकी? पेशेंट का क्राइटेरिया आई डिडंट गेट आईसीयू बेड दैट। आईसीयू बेड की ओके रिक्वायरमेंट ओके होती है उनकी। ओके, आई सी बेड जी। जिन पेशेंट्स को यहाँ पर अपना क्राइटेरिया 70 टू 85 के बीच में है, उनके लिए रेगुलर ऑक्सीजन बेड भी वर्कआउट कर सकता है। ओके। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि अफेक्ट इज वेरी नैरो, बट उनका क्लिनिकली अफेक्ट जो है दैट इज शोइंग वेरी मच अफेक्ट ऑन दैट पार्ट। दो लंग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लेकिन उनको उनका जो रिलेशन जो चल रहा है लंग्स के इशू में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो हम्म, उनको माइल्ड ऑक्सीजन सप्लाई दे के भी वो लोग इम्प्रूव हो जाते हैं। जी। और जो पेशेंट जिनका लिमिट 88 के ऊपर है, हम्म, वो लोग घर में मैनेज कर सकते हैं। बट किस तरह सर? उनको घर में क्या चीजें करनी चाहिए टू मैनेज ऑन देयर घर में ओन? उनको बेसिकली सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। जितना अपना बॉडी हाइड्रेट रहेगा, अपना जितना आप पानी पिएँगे या अपना जूस पिएँगे, तो वो आपको बॉडी के लिए काफ़ी रिलीफ मिलता है। दैट आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। ओके। दैट इज़ वन थिंग। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि अपने को ऑक्सीजन थोड़ा डाउन हो रहा है किसी कंडीशन में भी, तो वो अपसाइड डाउन करके बेड के ऊपर लेट लेट सकते हैं। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाते हैं पेशेंट प्रोन को। पोजीशन राइट? पहले वक्रासन जी। हाँ, प्रॉन पोजीशन, उसको प्रॉन हम्म, बोलते हैं। और जो पेशेंट्स की जो कंडीशन होती है, मतलब यदि नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, जिनको कोई सिम्पटम्स एकदम मिनिमम है, उनको हेडेक है या कॉफ है और ऑक्सीजन लेवल बराबर चल रहा है, तो उनको होम आइसोलेशन ही सजेस्टेड रहता है। क्योंकि आप ये सोचिए, आप यदि आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है और थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हुआ है, तो हॉस्पिटल जाके मैजिक नहीं होने वाला है आपको। जी। वो सीधा जाके आपको वेंटिलेटर पे नहीं लगाएगा। वेंटिलेटर का मतलब नहीं है कि लाइफ बच जाती है। हम्म, वेंटिलेटर उन्हीं पेशेंट को लगाया जाता है जहाँ पर क्रिटिकलिटी बहुत हाई होती है, जहाँ पेशेंट को लाइफ और डेथ का मसला हो जाता है, उनको ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीथिंग लेवल 40-50 के आसपास आ गया उनको। तो जी। उन पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट। यदि आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कंडीशंस पर है, आपका जहाँ पर आप 88-90 के बीच में मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है उसको। ओके सर, अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क वाज, होम क्वारंटीन करने का सही तरीका क्या है, स्पेशली जब घर में बाकी लोग नेगेटिव हों और ओनली द पेशेंट इज पॉजिटिव?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यदि अपने घर में लोग हैं जो बाकी सब नेगेटिव है और एक ही पेशेंट पॉजिटिव है, हम्म, नंबर टू थिंग बहुत ध्यान में रखना है। एक, जो यदि उनका रिपोर्ट आ चुका है, आरटीपीसीआर आ चुका है, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या है, मतलब वो आपको डिफाइन करेगा कि उसका वायरल लोड कितना हाई है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का सीटी अपना आरटीपीसीआर का फॉर एग्जाम्पल 25 है आउट हम्म, ऑफ 40, हम्म, वो ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, क्योंकि दैट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी लो लो लोड। ठीक है। ओके, सेम पेशेंट का यदि वायरल लोड है वो 15, 12, 10, तो दैट्स मीन उसके ऊपर वो वायरल लोड बहुत ज्यादा है, दैट्स मीन बहुत हाईली कंटेजिनस है वो। यदि वो ओके, किसी से बात भी करता है विदाउट मास्क तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको ये जो पेशेंट होते हैं, इनको इनको एक रूम में उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। ओके, सो ठीक है देयर ना। आर टू तो वैल्यूज, राइट? ईजी एंड हाँ, आरटीपीआर। तो टू वैल्यू सेम थिंग सेम थिंग, जितनी ज्यादा ओके, वैल्यू होगी उतना लोड कम होगा, जितनी ओके, वैल्यू कम होगी उतना लोड हाई रहेगा उसका। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो हमको हमको ये देखना है कि जो पेशेंट्स की जो कहानी चल रही है टेक्निकली, उन उन चीज़ों का, जिनका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, उनको स्ट्रिक्टली आइसोलेशन रहना चाहिए उनको। यदि वो किसी कंडीशन में किसी से मिलना पड़ता है, कोई फैमिली वालों को टेम्परेचर चेक करना है या कुछ करना है देखने के लिए, तो हम्म, पेशेंट मस्ट आल्सो यूज अ मास्क एंड द पर्सन हु इज अटेंडिंग दैट आल्सो शुड यूज अ मास्क फॉर श्योर। ओके, ठीक है सर। और घर में आज जैसे आप उनको खाना देते हैं, तो ये सब चीज़ें के लिए आप प्रेफर करिए कि आप डिस्पोजल प्लेट दें, तो घर के जो बर्तन वगैरह जाते हैं वो उसमें आप इन्फेक्ट ना करें उसको, पेशेंट को। जी, ओके और सर, पॉसिबल है यदि रूम में जहाँ पर है वहाँ वेंटिलेशन आप मेंटेन करिए उसको। ठीक है। एंड सर, वो जिस सरफेस पे है उस सरफेस पे बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल भी है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जहाँ पर जो पेशेंट वो होता है तो वो टच करता है, कई सारी चीज़ें टच करना होता है उसको, वो बैठता है, उसके छींकता है तो उसके ऊपर वायरस का लोड होता है, और पेशेंट भूल जाता है कि उसको हैंड वॉश भी करना है, मेंटेन भी करना है। तो वो जो एरिया में रहते हैं वहाँ पर वो इन्फेक्ट करता है वायरस को, और वायरस नॉर्मली सरफेस पे सर्वाइव रहता है कुछ टाइम तक। तो यदि आप टाइम टू टाइम पे मेंटेन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो थिंग्स बेटर होती हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट किया कि आप इवन पर जो प्लेट होती है उनको भी आप डिस्पोजल है तो अच्छी बात है। जी सर। एंड सर, सीटी, आरटी-पीसीआर के अलावा, इमेजिंग टेस्ट के अलावा हम क्या कर सकते हैं टू बी डबल श्योर? Normally, this is a kind of pneumonia. And pneumonia, the first thing that you are looking for serious severity is the infection of the lungs. If these imaging are not possible, anyway, when you are giving for imaging and you are going for any diagnostic laboratory, आप वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट दीजिए, आपकी सीआरपी टेस्ट कराइए, और हो सकता है हुआ तो आप एक बार डीमर कराइए। ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि आपके सीबीपी में बेसिकली इन्फेक्शन किसी और तरीके से भी है तो आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में फर्क मालूम पड़ता है। तो मेनी टाइम क्या होता है कि इट इज ए मायरेज ऑफ लाइक a dengue, where the platelets are going very rapidly down and you think this is actually a COVID. तो सीबीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या चल रही है। सेम थिंग सीआरपी के लिए, जब अपना अपना जो इन्फेक्शन है वो सीआरपी रेट मालूम पड़ता है कि इन्फेक्शन रेट क्या चल रहा है। जितनी हाई सीआरपी वैल्यू होगी उतना पेशेंट को खतरा होता है। तो सीआरपी वैल्यू अपने को मालूम होता है तो हमको मालूम होना चाहिए कितनी एंटीबायोटिक हमको देना है या क्या ट्रीटमेंट और ऐड करना है। सेम थिंग डिमर, डिमर इज आल्सो वेरी इंडिकेटिव, बिकॉज डिमर यदि बड़ा हुआ है काफी तो पेशेंट की ब्लड में ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, तो उनको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो यदि डाइमर लेवल इज गोइंग वेरी वेरी हाई, डॉक्टर उनके पास में उनको एंटीकोगुलेंट ऐड करेगा, इकोस्प्रिन ऐड करेगा, तो थिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यदि आपको इमेजिंग में नहीं हो पा रही है, तो एटलीस्ट घर बुला के आप ब्लड टेस्ट तो करा लीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि थिंग्स आर नॉट सीरियस। जी सर। अनदर थिंग सर जो पूछनी थी कि ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीमीटर लोग होर्डिंग कर रहे हैं उसकी, बट दे डोंट रियली नो हाउ टू यूज इट, राइट? तो ऑक्सीजन को कितना मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, इस बारे में भी सर आप बता सके। और इस ठीक है। नॉर्मल कॉमन चीज़ जो होती है, दिस इज पल्स ऑक्सीमीटर, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पर इंडिया में सब जगह अवेलेबल है। वो आई थिंक इस समय जो मार्केट में मिल रहा है 1200 1500 रुपये मिल जाता है। आपके घरों में ऑक्सीमीटर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको ब्रीथिंग इश्यू हो रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है उसके लिए। नॉर्मल इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक होती है SpO2 वैल्यू विच आपको सेचुरेशन लेवल देता है, जो ऊपर होती है, और सेकंड वैल्यू होती है आपकी पल्स। पल्स नीचे की तरफ दिखाता है, तो उसको लिखा होता है SpO2 एंड O2 अपना पल्स। दैट आपको मेजरमेंट करना है, आपको मालूम होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
तो वो जरूरी है कि आप जब यदि आपको डिटेक्शन करना है तो अपना एटलीस्ट एवरी 3 to 4 आवर्स आप मॉनिटर करिए उसके लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज बेटर इफ द पीपल आर ओबेस. यू हैव टू इंश्योर लाइक द पेशेंट्स, because fingers are very thick sometimes the obese patients, so the finger is not going inside the oximeter. This means the area of the sensitivity is not touching on the sensor. So उस कंडीशन में भी वैल्यू लो आ जाती है पेशेंट को. तो आपको ये देखना है कि आप अल्टरनेट फिंगर में जो पतली फिंगर हो या इंडेक्स फिंगर या आपका पिंकी फिंगर, यू कैन ट्राई एनी ऑफ द फिंगर जहां पर वो बराबर बैठता है और जहां रीडिंग ले सकते हैं. रीडिंग लेने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड आपको स्टेबलाइज देना पड़ेगा रीडिंग के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएट होती है वैल्यू. 30 seconds, ओके ओके. ऐसा नहीं आपने लगाया, लगाने के टाइम पे इमीडिएटली आपको 90 डायम निकाल दिया, वैसा नहीं हम्म, होता है. सैचुरेशन चेक करने के लिए यू हैव टू सी कौन सा मॉनिटरिंग हाउ इज गोइंग ऑन. ठीक है. सो 30 seconds इज अ सेफ नंबर. ओके. जी. सर एक और चीज पूछनी थी कि जैसे फीवर इज अ कॉमन सिम्टम, तो कई लोगों को फीवर है, उनको पैरासिटामोल लेने से मना किया जा रहा है कि इट विल मेक थिंग्स वर्स. सो व्हाट इज योर ऐसा नहीं टेक ऑन है, दिस? ऐसा नहीं है. मेनी टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डेंगू और अदर पर्टिकुलर डिजीज, without knowing the fact, in dengue if you take a paracetamol you can die actually. ओह अच्छा. ओके. So that cause a lot of technical issue with that part, so that is what you don't want to do. ठीक है ना. सो वो चीज़ों को सोचते हुए आपको उसको ध्यान रखना है. इसलिए आप यदि सीबीपी करा लेते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं हुए हैं और आप अच्छी कंडीशन में हैं. तो इसलिए फिर आप डॉक्टर ले एडवाइस सकते करता हैं. है कि हाँ, पैरासीटामोल डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए. रीजन इसका यही है क्योंकि देयर इज ए कंफ्यूजन होता है, कई जगह होता है कि वो कोविड नहीं है और डेंगू का केस है, तो पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में नहीं चलेगा उसके लिए. जी. ओके सर. अनदर थिंग वाज, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज के बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या जी. कोविड की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डायबिटीज में साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि पेशेंट की कोई कंडीशन वर्स ना हो. सो इज देयर समथिंग दे नीड टू बी केयरफुल ऑफ? देखिए, एक जो अपना कोविड है, कोविड इज नथिंग बट बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाई इन द लंग्स एरिया. ओके. तो जो अंदर जो छोटे छोटे जो ट्यूब्स होती हैं लंग्स में जो ब्रीथ के लिए लेते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है. तो ये ऑब्वियसली है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप एंटीबायोटिक और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना ही पड़ेगा आपको. एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कई तरह की होती हैं, जिसमें एनएसएड भी होती हैं और स्टेरॉइड भी होती हैं. तो मेनी टाइम क्या होता है कि यदि पेशेंट डायबिटीज नहीं है तो उनको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं काम करने के लिए, लेकिन समटाइम अननोइंगली और फॉर नो चॉइसेस, क्योंकि एनएसएड का इफेक्ट और स्टेरॉइड का इफेक्ट काफी डिफरेंस होता है. और जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, यदि आप उनको स्टेरॉइड देते हैं तो शुगर लेवल बहुत शूट अप हो सकता है, पेशेंट के मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं उसकी वजह से. तो बहुत ओके सर. इंपॉर्टेंट है कि जब आप पूरी पेशेंट को कंडीशन लेके जाते हैं डायग्नोज हो. हॉस्पिटल का पूरा डायग्नोस हो, पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए उनको बताने के लिए, तो डॉक्टर कैन टेक राइट डिसीजन. Okay, sir. Another thing I wanted to ask was, sir, when can you say the patient is out of danger? I know ये सबके लिए अलग अलग नंबर होगा, बट एक सेफ रेंज क्या होती है कि हाँ ठीक है अब स्टेबल है, अब कंडीशन ठीक है? देखिए, देर आर थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इट. वन थिंग, यदि आप होम आइसोलेशन में हैं तो आप जो है नॉर्मली 14 डे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करना चाहिए. बाय डिफॉल्ट यदि आपके बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपको टेक्निकली आपको फीवर नहीं है, आपको ब्रीथिंग इशू नहीं है, कॉफ नहीं है, तो आपका 8वें दिन आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा. एट्थ ठीक है, डे. ओके. 8 डे आपका. हाँ, यदि आपको सिम्टम्स हैं और आप कंटिन्यू फी सफरिंग कर रहे थे और आपका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन चेंजेस हो रहा था, तो 14 डे आपको जब आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए. यदि आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं है, दैट मीन आपका डिजीज प्रोग्रेस हो गया है और प्रोग्रेस हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है. ओके. ओके. लेकिन जो पेशेंट का इन्फ्लेमेशन सब ठीक हो चुका है घर में कंडीशंस में, जहाँ पर उनका सैचुरेशन वगैरह सब कुछ ठीक है और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो कोई ऐसे डरने की चीज़ नहीं है उनको. लेकिन फिर भी उनको आगे के खतरे के लिए भी आपको, अभी आप बाहर जाना चाहते हैं तो आगे के खतरे के लिए भी आपको मास्क लगा के, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके ही मेंटेन करना पड़ेगा उसको. जो जी सर. पेशेंट हॉस्पिटल से आते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल और ट्रीटमेंट के बाद सीवियर केसेस हो गए, लंग्स इन्वॉल्व 90% हो गया, जो पेशेंट आईसीयू से रिटर्न होकर आ रहे हैं, उनका सैचुरेशन लेवल नॉर्मल सिचुएशन में 70-80 चल रहा है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे दिए हुए हैं, तो उनको पेशेंट को काफ़ी टाइम लगता है रिकवरी होने के लिए. समटाइम 3 months, समटाइम इवन 1 year इट कैन टेक टू कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. सो बहुत क्रिटिकलिटी होती है कि दैट्स व्हाट डेफिनेशन कि व्हेन इट इज सेफ इज वेरी डिफिकल्ट टू से. So patient who's symptomatic, patient who's asymptomatic, patient who is in home isolation, patient coming from the hospital, patient coming from hospital from oxygen bed or coming, or patient is coming from ICU area. So that all criticalities are very, very important. And what level he is maintaining his oxygen, that is very important to know.
तो वुड यू सेफली से कि एटलीस्ट 15 डेज तो होम क्वारंटीन वाले को ध्यान से देखना ही चाहिए? 100% 14 डेज तो मेंटेन करना है उसको होम क्वारंटीन का। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। यदि उसको कुछ तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, हार्टनेस फीलिंग हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ओके। मैनी टाइम इफ यू सी लास्ट ईयर का अभी आप देखेंगे, तो लास्ट ईयर पीपल हैव लॉट ऑफ हार्ट अटैक्स। Even हाँ। after recovery, after 10 days, 9 days, they are actually collapsing it Yes. because they feel everything is normal. Report came negative, but actually their inflammation was very high, and they did not even bother to check it up. So we need to make sure like ये repeat करना चाहिए आपको। ब्लड टेस्ट भी एक 10 दिन के बाद एक बार होने के बाद रिपीट करना चाहिए। एंटीबॉडी भी चेक कर लेना चाहिए कि एंटीबॉडी फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, आपका कोविड हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आज की डेट में इतनी इंक्वायरीज आती हैं, इतने पेशेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, अब उनको बात करो तो उन्होंने तो कभी टेस्ट भी नहीं कराया, आरटीपीसीआर उन्होंने किया नहीं, इमेजिंग किया नहीं, पर कोविड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है जजमेंट करना कि एक्चुअली चल क्या रहा है। करेक्ट। सर एक और जी। चीज मुझे पूछनी थी, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट एक रूमर चल रही है कि कोई भी पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है, 15 दिन ठीक हो रहा है, फिर सडनली देयर हेल्थ गेट्स वर्स आफ्टर 21 डेज और समथिंग। डू यू फील इट इज सडन एंड डू यू फील इट इज ट्रू? नॉर्मली ऑल द डॉक्टर पल्मोलॉजिस्ट दे आर एडवाइजिंग द पेशेंट कि आप 15 दिन के बाद आपका क्वारंटीन होने के बाद में एक बार एक्सरे करा लीजिए, तो आपको मालूम होगा कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है। एक्सरेज आर वेरी क्विक टू गेट इट डन, नो ओके। नीड टू वेटिंग, यू गो टू हॉस्पिटल विद इन अ नॉट मिनट टू सीटी, गेट एक्सरे एंड एक्सरे, कम राइट? X-ray. X-ray will give you very, because right now going to yesterday was also one case report came where the patient are going to CT scan room actually, and they are developing the COVID because of the bed is not being sanitized anytime. राइट। So going just like that for going for a treatment is not advisable. You just go and get the X-ray done. X-ray done. You are not doing anything. You just going in the room. Just you with your normal condition, they take X-ray and they give it to you in a 2 minutes. So it's not a problem. So until unless you do not ensure like your infection is controlled, infection is gone, you do not think everything is normal. जी सर। सर अनदर Yeah. थिंग आई वांट टू आस्क यू इज, आई एम सॉरी, इस साल इस वेरिएंट में हमें दिख रहा है कि कई यंग लोग दे आर सकमिंग टू द डिजीज। 20 साल के लोग, 21 साल के लोग, उनको ये बहुत हिट कर रहा है, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। सो व्हाट डू यू थिंक इज कॉजिंग दिस? ये जो न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन है, it is more working or more affecting the young generation population. And CBD, not even the young population, even the children are getting it. I have seen the children of 3 months old, 1 year old, they are getting COVID. Though they are asymptomatic because the body is fighting against that, but they have COVID positive. Very, very differently. In coming time, the sequelae will change to even further younger generation. We need to be very careful, even going out to along with the family in public locations. So, Do we understand why is that happening? Is this some lack of carefulness, behavioral change? Like what no, is causing this? it's changing in the mutation of the virus. Okay. The virus is being keeping all the time. Virus actually is a very mysterious thing, it's like a dead and alive. So when it's lying outside the body is dead. It's that There's no life. When it goes in the body, actually it's it alive. behaves perfectly. Yeah. Ji. Okay, sir. And now we are nearing the end. We just have two more questions. What are the most common mistakes people are making? And इसमें हम उन mistakes की बात कर रहे हैं जो patients, उनके guardians, anybody is making those mistakes. Most common thing is that COVID is like a rumor. इससे कुछ नहीं होता है, ये मीडिया का फैलाया हुआ फोबिया है, ये सब गलत है। मुझे कोविड नहीं हो सकता है, मैं तो डेली बहुत फिट हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कोविड कैन हैपन टू एनीबॉडी, nobody left. If you talk about the our former prime minister, to talk about the any minister, talk about the movie stars, everybody got it. So you are no more different from them. So it can happen to anybody. So please do not underestimate that you will not get a COVID or COVID is like a false things. It can happen. People are just neglecting it. Even they get a fever and they know कुछ नहीं है, वायरस होगा, मे बी एक टैबलेट डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि आपको सस्पिशियस है कुछ भी, तो फर्स्ट थिंग आप और कुछ सोचना नहीं है, अंडरस्टैंड it could be effect of the COVID only, which you have to be nothing to worry, but you can start going for isolation. At least you are not infecting anybody. Try to get a blood test, possibly call a guy who can collect the blood from the home, and you can do. Avoid going to the hospitals very often. You don't, if you are going to the hospital single shot, you try to finish everything, go finish the job and come back, because वहाँ पर exposure बहुत high है। इवन आपको कोविड नहीं है उस टाइम पर, आप टेस्टिंग के लिए जाके वहाँ पर बार बार जा रहे हैं, हो सकता है वहां से आपको पकड़ ले वायरस, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। Correct, sir. And
5 lesser known things, मतलब I know लोग काफी चीजें, oh I wanted to ask this sir, breathing exercises आप क्या recommend करेंगे, क्योंकि there are so many videos but I don't think all of them are correct. So what are the breathing exercises a COVID infected person can do? Most important, what and why you should do the breathing exercise. Number one, people are talking pranayam. Pranayam is very useful. Pranayam I have never actually tried myself, but I talk to a lot of people who does a yoga, and this is pranayam is very useful. And a lot of people who have actually asthma and general population, they use pranayam and they get a lot of benefit with that. So Okay. even you are not sick and you are able to maintain you are doing able to do pranayam even for 10 minutes, it will make a lot of difference for you. Very differently. They should do the like blowing a balloon, which you make, because what I am trying to do it, you are trying to have increase the capacity of your lung cells, which actually absorb oxygen and throwing it back. So that is what you're doing. Any kind of like taking the air inside and blowing outside, that will make the compression thing in whatever the format, like blowing a candle, putting a balloon. के हिसाब से what are the certain prescriptions you will advise? Form of the vitamin C, vitamin D, and vitamin B12. Okay. These are the common things which will actually boost your immunity, and also it reduces the activity of the viral load. So everybody is saying, you talk about the Limc is most popular, like the vitamin C. Everybody talking about Limc and taking Limc, you know. So that is how you should be able to take some kind of antibiotic, mild antibiotic like doxycycline, that you can use it. If you're having a little cold and cough, try to take some cough syrups like Ascoril or the syrup that is available that you can try, that will reduce it. To get understanding, call or book a doctor who is available on telemedication consultation. A lot of telemed doctors are available around the country. You can connect with any one of them. They will give you the right idea and get the testing. Testing is very important. Blood tests are very important because that will guide you what kind of treatment you should be following it. Because somebody having a diabetes, you introduce without knowing the fact or what the sugar level is right now going on, and you tell the doctor this, and they introduce a steroid, sugar shoot up to 400, 500. It's a serious problem. You can go in a serious problem. So very important that like there's a level of treatment. But normally common doxycycline antibiotic, it will help you, and take a multivitamin. This is a common thing. If you have a fever, take a like a crocin or take a calpol or the paracetamol. Personal note, I have a little cough. I don't think I should call it cough, but I feel this itching, ticklish feeling here and here. I mean, it comes and goes. Like right now, I'm drinking hot water, so it's fine. But in a few seconds, it will come back again. Here and So here. is it a kind of itching? It is internal itching. Hello, sir. Finally. Your camera shy, I'm guessing. Okay. So it's Normally if the here. internal itching, yeah. No, what I suggest, possibly the problem is that, like some kind of an allergy going on in the body for you. That could be because also you are staying in the home. Sometimes these small spiders also in the home that actually as going through, you will not know actually they go in the body and also bite you. So that causes a lot of anti-inflammation in the body, and that probably you need an antihistamine. Antihistamine in the form of like the Allegra is one of the very good one that will help you out. Take a 3 days course, 120 mg. Thing. Take a course of Allegra that will help you out. You take a Citragen. Citragen help you to certain extent, but there is a limitation. So Allegra actually work on the anti. Could it be because of the Antihistamine. stuff I'm eating? Because I'm eating pineapples a lot. So Really, like with the feeling what you're explaining, it's unlikely with that. Being in the home for now almost a month now. This is almost a month. Today is 30th. I'm in the home for last 30 days. I'm not going anywhere, and I'm trying to help as many people I can do. Possibly, if I am in my clinic, I will be seeing maybe 4, 5, 10 patients. But here I'm seeing hundreds of patients a day. So a lot of patients we are able to solve, and they are very happy. They are. can I give them your number or email something, whatever you're comfortable with? They can drop a email, or ठीक they है. can also contact me on my number. You are 98491934447. I can guide them what is need to be done, and wherever the nearest doctor, if they are using prescription having a problems, we can try to help them. What is the best they can do? Okay, sir. Thank you so much for doing this. I know आप बहुत busy हो. Thank you. And और वक्त बर्बाद नहीं करूँगी. So thank you so much for doing it. And I hope I'll put this video out in a day. Let's hope for that. Thank you so much. Take care. Bye bye. Take care, sir. Thank you. Bye.